शेखावटी मिशन 100 हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का ये तीसरा पार्ट है। अध्याय 5 सीरीज के फूल, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला प्रश्न, हजारी प्रसाद के जन्म से संबंधित स्थान कौन से है? तो आर दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश, ये तीनों ही स्थान इनके जन्म से संबंधित है। सत कवि होने की प्रमुख शर्तें हैं, वो क्या है? तो एक तो शर्त है अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता, और दूसरी शर्त है विदग्ध प्रेमी के समान हृदय, यानी अ और ब दोनों हैं। सीरीज के फूल नामक अध्याय का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह उपन्यास भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सीरीज की तुलना है वो किससे की गई है? तो सीरीज की तुलना अवधूत से की गई है। किस पेड़ के फल है वो सबसे मजबूत होते हैं? तो सीरीज के फल सबसे मजबूत होते हैं। परवर्ती का अर्थ क्या है? परवर्ती यानी बाद में। सीरीज के फूल खिलना आरंभ होते हैं कौन सी ऋतु में होते हैं? तो बसंत ऋतु के अंदर सीरीज के फूल खिलते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रस्तुत निबंध में सत कवि होने की शर्त क्या है? तो पहली शर्त है अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता, और दूसरी है विदग्ध प्रेमी के समान हृदय। अगला प्रश्न, संसार में अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य है वो किससे बताया गया है? तो जरा और मृत्यु को अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य बताया गया है। जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु। सीरीज की तुलना अवधूत से ही क्यों की गई है? तो सीरीज की तुलना अवधूत से इसलिए की है क्योंकि अवधूत जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में भी उसी प्रकार मस्त रहता है जिस प्रकार सुख दुख और आनंद के क्षणों में रहता है। सीरीज भी भीषण गर्मी में और लू में हरा भरा रहता है और सुंदर फूलों से लदा हुआ रहता है। परवर्ती कवि है वो कौन थे? तो परवर्ती का अर्थ है बाद के, और यहाँ पर कालिदास के बाद के कवियों के लिए परवर्ती कवि है वो शब्द प्रयुक्त हुआ है। सीरीज के फूलों को देखकर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? तो पुरानी पीढ़ी के राजनेताओं की है वो लेखक को याद आती है, क्योंकि जब तक नई पीढ़ी के लोग धक्का मारकर उन्हें निकाल नहीं देते तब तक वो अपने पद पर जमे रहते हैं, नए लोगों को मौका नहीं देते। पुराने की अधिकार लिप्सा से लेखक क्या क्या आशय है? तो पुरानी पीढ़ी के लोग अपने पद और अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते, पद से चिपके रहने की उनमें चाह होती है, दूसरों को अधिकार न देने का भाव ही उनकी अधिकार लिप्सा है वो कहलाती है। सातवां प्रश्न, सीरीज की तुलना अवधूत से क्यों की है? तो सीरीज अवधूत की तरह विकट परिस्थितियों में स्थिर बना रहता है जिस प्रकार अवधूत कठिन परिस्थितियों में मस्त रहता है। सीरीज के फूल नामक निबंध में कालिदास, सुमित्रानंदन पंत और रविंद्रनाथ टैगोर में क्या समानता बताई गई कि दोनों किस रूप में एक समान थे? तो तीनों कवि विदग्ध प्रेमी के समान हृदय को प्राप्त कर चुके थे, और तीनों कवि अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता को भी प्राप्त कर चुके थे, इसलिए तीनों को समान बताया है। नौवां प्रश्न है, सीरीज के फूल नामक निबंध में पुरानी पीढ़ी व नई पीढ़ी के मध्य द्वंद्व को स्पष्ट किया गया है, क्यों और कैसे? तो प्रस्तुत निबंध में लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के मध्य द्वंद्व यानी टकराहट को संकेतित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुरानी पीढ़ी के लोग अपने पद और अधिकार को छोड़ते नहीं हैं, और सीरीज के फलों के समान वो अपनी डालियों से, पदों से चिपके रहते हैं, और दूसरी पीढ़ी के लोग अपना अधिकार समझकर उनसे वो संघर्ष करते हैं। अतः पुरानी पीढ़ी का अधिकार लिप्सु बने रहना और नई पीढ़ी का उन्हें पाने का संघर्ष है वो करना द्वंद्व के रूप में इस पाठ के अंदर उजागर हुआ है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर पहला प्रश्न है, सीरीज के फूल के माध्यम से लेखक ने संघर्षशीलता और जिजीविषा की जो व्यंजना की है उसे स्पष्ट कीजिए कि सीरीज के फूल में संघर्षशीलता और जिजीविषा की कौन सी विशेषताएं पाई जाती है।
तो शिरीष के फूल पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि शिरीष वृक्ष भीषण गर्मी हो या लू हो, उसके प्रभाव को सहता हुआ अविचल खड़ा रहता है। शांत भाव से सुंदर फूलों से लदा हुआ रहता है। तेज गर्मी में भूमि तपती रहती है, परंतु शिरीष निश्चिंत भाव से खड़ा रहता है, उस पर कोई गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता है। समाज को भी जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए व्याकुल और विचलित नहीं होने का संदेश शिरीष का वृक्ष है वो इस तरीके से देता रहता है कि विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए जीवन जीने की इच्छा है वो बरकरार रखिए। अगला प्रश्न, हाय व अवधूत आज कहाँ हैं? शिरीष के फूल निबंध के आधार पर बताइए कि उपयुक्त वाक्य किसके लिए कहा गया है और क्यों कहा गया है। यानी अवधूत किसके लिए कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है उपयुक्त वाक्य गांधी जी के लिए कहा गया है, यानी अवधूत गांधी जी को कहा है। गांधी जी को अवधूत की संज्ञा देते हुए लेखक कहता है कि गांधी जी अवधूत की तरह अनासक्त और समभाव रखते हुए मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर जैसी विपरीत परिस्थितियों में अपने सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के साथ निरंतर आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करते रहे। आज़ादी की विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के साथ निरंतर आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। आज की विपरीत परिस्थितियों में ऐसे मनीषी का न होना लेखक के मन को है वो कचोटता रहता है और वह कहता है कि हाय वह आज अवधूत है वो कहाँ हैं, यानी आज गांधी जैसे लोग कहाँ हैं। छठा पाठ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता। पहला प्रश्न, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रूपांतरण हिंदी में है वो किसने किया था? तो हिंदी में रूपांतरण लल्लई सिंह यादव ने किया था और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहेब की पुस्तक है। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? तो उन्होंने लोकतंत्र को इसी का वास्तविक रूप है वो कहा है। अगला प्रश्न, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? तो यह अंबेडकर साहब की है। अंबेडकर का जन्म है वो कब हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले है वो उनके प्रेरक थे, यानी उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने जीवन में इस प्रकार के रचनात्मक कार्य किए थे। श्रम विभाजन गंभीर दोष है किस तरीके से? तो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन के लिए गंभीर दोष है। स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व भाव से गठित समाज है वो कैसा है? तो ऐसा आदर्श समाज कहा गया है। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? तो जाति प्रथा ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में कौन से तत्व होने चाहिए? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जिस समाज के गुण हो वही आदर्श समाज कहलाएगा। व्यवहार्य सिद्धांत क्या है? यानी व्यवहार में लाए गए सभी नियम यही है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, यही व्यवहार्य सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? तो मनुष्य की क्षमता शारीरिक वंश परंपरा पर निर्भर करती है, सामाजिक उत्तराधिकारी पर निर्भर करती है और मनुष्य के प्रयत्न पर निर्भर करती है। यानी इन तीन बातों पर मनुष्य की ताकत या क्षमता निर्भर करती है। जाति प्रथा के दोष क्या है बताइए? तो समाज को ऊंच नीच में बांटता है, अस्पृश्यता की बात करता है, आपसी भाईचारे को खत्म करता है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार दासता क्या है? तो किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य के अधीन रहकर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना और अपनी इच्छा और मन है वो महत्वहीन होना ही दासता कहा गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो लल्लई सिंह यादव ने किया था। अगला प्रश्न, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक ही रूप न मानने के पीछे अंबेडकर ने क्या तर्क दिए? तो ऐसा विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। इसके अंतर्गत मनुष्य की क्षमता का विचार किए बिना ही उसे अपने पेशे से वंश के अनुसार बांध देता है।
ऐसे में व्यक्ति जिस पेशे में बांधा जाता है वह उसके लिए अनुपयुक्त और अपर्याप्त हो सकता है। नंबर 4, इसके अंतर्गत शोषण होता है तथा संकट के समय पेशा बदलने की अनुमति भी नहीं प्रदान की जाती है। अगले लघुत्तरात्मक प्रश्न, मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? अंबेडकर साहब के अनुसार स्पष्ट कीजिए। तो शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार या पैतृक संपदा और मनुष्य के अपने प्रयत्न इन बातों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार से आप क्या समझते हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक अध्याय के अनुसार स्पष्ट करें। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि श्रम विभाजन की शक्ति या शरीर रचना के अनुसार सभी व्यक्ति समान नहीं होते। ऐसे में असमान प्रयत्न या प्रयास होने के कारण समाज के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना अनुचित है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं को कमजोर और निराश महसूस करने लगता है एवं समाज में आगे नहीं बढ़ पाता है। आदर्श समाज के तत्व है वो क्या बताए हैं? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, इन तीनों को आदर्श समाज के तत्व बताए हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा नामक अध्याय में आर्थिक पहलू से भी जाति है प्रथा हानिकारक है, कैसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरचित द्वारा लेख के आधार पर जाति प्रथा से समाज को आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति को जीवन भर के लिए उसके वंशानुगत पेशे से बांध दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उसके रुचि, क्षमता, प्रशिक्षण को दबाकर वंशानुगत पेशे को अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में मनुष्य की कार्यकुशलता और कार्य के प्रति चेष्टा है वो कमजोर पड़ जाती है यानी प्रभावित होती है, जिससे उसे इच्छित आर्थिक लाभ है वो नहीं मिल पाता है। फलतः उसे आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। तो आर्थिक हानि उठाने में जाति प्रथा है वो एक आवश्यक तत्व बन गया है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के मत से दासता की व्यापक परिभाषा है वो क्या है? तो लेखक के अनुसार दासता केवल कानूनी पराधीनता कोई नहीं कहा जाता है, वरन उसके अंतर्गत कुछ लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि यह स्थिति कानूनी पराधीन न होने पर भी सामान्यतः भारत की जाति प्रथा में देखी जाती है। इसके अंतर्गत कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कार्य करने पर मजबूर होना पड़ता है जो उसके लिए अपर्याप्त और अनुपयुक्त है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ और अगले पाठों के लिए अगला वीडियो देखना नहीं भूले। धन्यवाद।